नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। पब्लिक के सवालों से देश के मुद्दों की दिशा तय करने वाला ये शो सवाल पब्लिक का आप सबका इस शो पर स्वागत है। ये वो शो है जहां हम सीधे आम आदमी के सवाल रखते हैं। बेवजह का कोई शोर शराबा यहां नहीं होता। फैक्ट और उसके मायने हम आपके साथ शेयर करते हैं। उसी पर बात, उसी पर सवाल पब्लिक का। दर्शकों, एग्जिट पोल के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश का जो चुनावी सीन नजर आ रहा है, मैं उसे आज आपको समझाना चाहती हूं। एग्जिट पोल में योगी सरकार की वापसी की भविष्यवाणी के बीच बीजेपी की जीत हार में इतने इफ बट क्यों हैं, इसे भी बताऊंगी। यूपी में कई दशकों बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा क्यों चुनकर आ रहा है, इस पर पब्लिक के सवाल लूंगी। लेकिन सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरें। 10 मार्च के नतीजों के पहले योगी आदित्यनाथ ने यूपी में पूर्ण बहुमत का दावा किया। पंजाब में एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता देख चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भगवंत मान ने कहा कि हमने जनता तक अपनी बात पहुंचाई है। गोवा में कांटे की लड़ाई के बीच कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को रिजॉर्ट भेज दिया है ऑलरेडी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम गोवा में स्वयं पहले से मौजूद है। यूपी में वोटों की गिनती से पहले ईवीएम पे ठीकरा फूटना शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी के कई हिस्सों में प्रशासन पर गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। बनारस के कलेक्टर पर अखिलेश यादव ने एक्शन की मांग भी की है। दूसरी तरफ कई पोलिंग बूथ पर अखिलेश की पार्टी के कैंडिडेट ने दूरबीन लेकर ईवीएम सेंटर्स की निगरानी भी शुरू कर दी। आज की तीसरी बड़ी खबर, यूक्रेन के सुमी से सभी 694 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने दी इसकी पुष्टि और फिलहाल सभी भारतीयों को पोल्टोवा लेकर जाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा की फ्लाइट्स भारतीयों को वतन वापस लेकर आएंगी। इसके साथ एक और खबर भी बता देना चाहती हूं कि 27 मार्च से इंटरनेशनल फ्लाइट फिर से शुरू हो जाएंगी। कोरोना के बाद ये सबसे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी हटने वाली है। अब सवाल पब्लिक का। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव, पिछले कई महीनों से यही सवाल आप दर्शकों के मन में घूम रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे बड़े दिलचस्प हैं। टाइम्स नाउ, नवभारत समेत सभी एग्जिट पोल ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इक्का दुक्का एग्जिट पोल को छोड़कर बाकी सब में अखिलेश यादव बीजेपी से रेस लगाने की कोशिश में दिख रहे हैं। और अगर आप ये देखें एग्जिट पोल, तो इसमें टाइम्स नाउ, नवभारत और वीटो का जो पोल है वो 225 सीटें बीजेपी को दे रहा है। जन की बात 241, मैट्रीज का 265, ईटीजी का 235, एक्सिस माई इंडिया का 307 और टुडेज चाणक्य 294। तो लगभग सारे ही पोल कह रहे हैं बीजेपी आगे है और अखिलेश यादव पीछे चल रहे हैं। कोई 86 दे रहा है, कोई सबसे ज्यादा 156 दे रहा है, लेकिन अखिलेश यादव पीछे नजर आ रहे हैं। बीजेपी आसानी से बहुमत तो हासिल कर ही रही है, लेकिन 2017 की लहर नजर नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है, आइए आपको इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप 2017 के चुनावों के रिजल्ट देखें तो बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत था 39.7, यानी कि 40% से 0.3% कम। और अगर इस बार का पोल हमारा देखें वीटो का,
तो बस लगभग उतना है, 39.4% पर ये है और बिल्कुल बराबर पिछली बार की तरह। समाजवादी पार्टी का जो पिछली बार का शेयर था वो 21% के ऊपर था, इस बार वो 35.32% पर गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि इसमें सबसे बड़ा खेल क्या है। पिछली बार अगर आप देखें तो ये 28.5 कांग्रेस और बीएसपी का वोटिंग परसेंटेज था, अन्य का 10% था, और ये 38% जो था ये समाजवादी पार्टी के पास जब नहीं आया तो इसकी वजह से बीजेपी की सरकार बनी थी 2017 में। अब इस बार भी यही 20% बीजेपी चाहती थी कि किसी तरह अदर्स को चला जाए, कम से कम 20%, यानी कि बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को मिलाकर अगर ये 20% से ज्यादा चला जाता है समाजवादी पार्टी से दूर, तो बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा और लगभग यही होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए यहां पर बीएसपी और कांग्रेस को 21.14 और अन्य को 4.27, तो यानी कि 25% के करीब जो वोट शेयर है वो दूसरे पार्टीज ले जाती हैं और ये 25% ही बीजेपी को जीत की तरफ ले जाता है। और ये अगर 25% चला गया तो बीजेपी 250 का आंकड़ा पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये 20% से कम हुआ तो बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है। 2017 में विपक्ष का वोट बटा, बीएसपी प्लस कांग्रेस प्लस अन्य 40% पर आ गए हैं, तो इस वजह से बीजेपी 250-300 तक भी पार कर सकती है, क्योंकि 300 पार कर सकती है। और 2017 में कैसे 300 पार किया था, क्योंकि इन पार्टियों को जो वोट है वो उनकी तरफ चला गया था। मल्टीपोलर चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ था 2017 में, और यही कारण है कि इस बार भी क्या होगा, बीएसपी, कांग्रेस और अदर्स को जब 25% मिलेगा तो बीजेपी को बहुमत। अगर ये 25% तो हमारा पोल दिखा रहा है, लेकिन अगर ये 20% से कम हुआ तो बीजेपी की जीत पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए 10 मार्च तक हमें इस नंबर को देखना पड़ेगा कि क्या अदर्स, बीएसपी, कांग्रेस और अदर्स को मिलाकर, और अदर्स में ओवैसी जी की पार्टी एआईएमआईएम भी है, और ये अगर वोट ले जाते हैं, एंटी बीजेपी वोट अगर दूर ले जाते हैं बीजेपी से, तो ये खाता किसका होगा? ये एंटी बीजेपी वोट का खाता जो है वो समाजवादी पार्टी को डाउन करेगा, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। अब आप हमें अगले आपको नंबर दिखाना चाहती हूं कि मुस्लिम वोट का क्या होगा। बीजेपी को मुस्लिम वोट जो है 5.2% पड़े हैं, समाजवादी पार्टी को 46.7 और कांग्रेस को 18.4, बीएसपी को 11.8 और अन्य को 17.9, यानी कि कांग्रेस प्लस बीएसपी प्लस अन्य जिसमें एआईएमआईएम भी है 48% वोट दूर खींच लेते हैं। और ये सारा जो मुस्लिम वोट है ये अखिलेश यादव का जो MY फॉर्मूला है उसमें ये M में घाटा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि मुसलमान वोटों में बंटवारा हुआ है और ये बंटवारा क्या अखिलेश यादव के लिए बहुत महंगा साबित होगा? मुस्लिमों के बंटवारे से एसपी का खेल खराब होता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए कोई भी पोल इन्हें हाफ वे मार्क पर नहीं ले जा रहा और ये मुस्लिम वोट का स्टेप होना है। अब सबसे बड़ा सवाल जो है पब्लिक का वो यही है, और सवाल हम जो पूछ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि क्या अखिलेश ईवीएम में 20% करेगा तय? ये 20% का जो पूरा फॉर्मूला है क्या यही तय करेगा कि बीजेपी 300 पार या 250 पार जाएगी या अखिलेश आगे आएंगे? सवाल एक दूसरा भी है, और दूसरा सवाल हम ये दिखा रहे हैं, सत्ता के लिए बीजेपी की नजर कांग्रेस और बीएसपी और अन्य दलों पर क्यों है? क्योंकि ये 20% जब तक
बाहर नहीं जाता तब तक तकलीफ ही तकलीफ है बीजेपी के लिए। एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट नंबर या नतीजा अलग होगा, ये सस्पेंस हमेशा बना रहता है, क्योंकि कई नेता कहते हैं, जो भी हारता हुआ नजर आता है एग्जिट पोल में, वो हमेशा कहते हैं कि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। तो आइए यही सवाल पूछते हैं हम अपने मेहमानों से, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, अतुल सक्सेना नेता है समाजवादी पार्टी के, और श्याम सुंदर यादव सांसद हैं बीएसपी के। हमारे साथ सभी इस वक्त जुड़ रहे हैं, और मैं सबसे पहला सवाल पूछना चाहती हूं समाजवादी पार्टी के सक्सेना साहब से। सक्सेना साहब, ईवीएम में पहले से ही प्रॉब्लम आने लग गई, अभी तो 10 तारीख हुई भी नहीं, पहले ही आप ईवीएम को दोषी मानना शुरू कर दिया। तो अब ये जो बंटे हुए मुसलमानों के वोट हैं, ये जो फैक्ट्स हैं कि इस वक्त जो अदर्स हैं यानी कि बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां ये आपके साथ नहीं थी, ये काफी वोट शेयर अगर आपसे खींच लेंगी तो आप क्या समझ रहे हैं? और आपके जवाब से पहले आज अखिलेश यादव जी ने अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसे जरूर सुन लेते हैं। मैं अपने पार्टी के लोगों से, और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आएं और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। सक्सेना जी, मैं बस 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव जी से मिलकर आई बनारस में, बहुत अच्छा लड़े, बहुत भीड़ भी जुटाई उनके रोड शोज में, उनकी रैलियों में, लेकिन आज थोड़ा या तो थके हुए नजर आए या बुझे हुए नजर आए, क्यों? देखिए नाविका जी, ये जोश अखिलेश जी का एक कायम है। यदि आप किसी सबसे, मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश चुनाव में यदि जोश किसी में दिखा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिखा, जिसने अकेले दम पर भाजपा के तमाम नेताओं का सामना करा, अलग अलग प्रदेश से आकर के, जो जिस तरीके से भाजपा की रणनीति होती है उस पर काम करने का काम किया। दूसरी बात जो आपने मुझसे सवाल किया था ईवीएम पे सवाल उठाने का, देखिए नाविका जी, चुनाव हम जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कहीं कोई गलत हो रहा है या ईवीएम के साथ कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है या ईवीएम की चोरी कर रहा है, ईवीएम पकड़ी जा रही है, चाहे वो बनारस का मामला हो या बरेली का मामला हो। यदि वो संज्ञान में हमारे आता है तो हमें बताना पड़ेगा, बताना चाहिए भी, क्योंकि ये संविधान के लोकतंत्र के दायरे में आता है। इलेक्शन कमीशन को इस पे जो है अपना संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी आपने बात करी कि मुस्लिम के वोट बैंक के बंटने की बात करी। देखिए, मुस्लिम ने जो है 90% से ज्यादा समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया है। तीसरी आपने बात करी बीएसपी और कांग्रेस की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं नाविका कुमार जी, 2017 में भी आपने दिखाया, 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उसकी काउंटिंग से पहले मैंने ये कहा था, जो तमाम जानकारी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, कि बसपा की 20 सीटें नहीं आएंगी, और जब परिणाम आए तो बसपा की 19 सीटें आई। रहा सवाल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं है, और वो बड़े दावे के साथ, आप तो एग्जिट पोल दिखा रही हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रही हैं। नाविका जी, मैं एग्जैक्ट नंबर आपको बता दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी 242 सीटों के साथ, समाजवादी पार्टी 10 मार्च को सरकार बनाने जा रही है, और भाजपा 155 से ज्यादा सीटें नहीं लाएगी, ये आप कहीं लिख लीजिएगा। और बसपा की दो सीटों से ज्यादा नहीं आने वाली, वही कांग्रेस 3 पे सिमट जाएगी। हाँ, इसमें मैं एक अंदेशा आपको और जरूर देना चाहता हूँ कि यदि बसपा का क्योंकि जनाधार अब है नहीं, और यदि बसपा शून्य पे भी आ सकती है, और इस स्थिति में यदि बसपा शून्य पे आती है तो इसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को होते हुए 242 से बढ़कर के समाजवादी पार्टी 244। श्याम सुंदर यादव जी, शून्य सीटें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई थी कुछ ही समय पहले, आज कह रहे हैं आपकी शून्य सीटें आ रही हैं। तो श्याम सुंदर यादव जी, अस्तित्व मिट गया क्या बीएसपी का, अखिलेश जी की आंखों से देखें तो? देखिए मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। पहली चीज तो जो
ईवीएम पे अप्रहेंशन की बात है, वो हमेशा सच है। अभी तो काउंटिंग हुई नहीं, लेकिन जहां तक ईवीएम का सवाल है, मैं काउंटिंग से पहले भी कह सकता हूं, एनी मशीन विच कैन बी प्रोग्राम्ड, इट कैन बी प्रोग्राम्ड इन एनी पॉसिबल वे, hundreds and thousands of way it can be programmed. अब सुनिए, जब बीजेपी हारती है तो आप ऐसा कभी कुछ नहीं कहते, तब आपको ईवीएम दुरुस्त लगती है, एकदम ठीक लगती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बीजेपी जीत रही होती है। क्यों शहजाद पूनावाला जी, ये कौन सा मर्ज है, ये कौन सा वायरस है जो बीजेपी की जीत पर उभरता है, नहीं तो मर जाता है? ईवीएम में एक कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कुछ सिलेक्टेड मशीन्स में लिमिटेड स्केल तक वो अपने कैलकुलेशन से करते हैं, और जब एक वोटर्स की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होती है, उससे ज्यादा पार कर जाता है, तो वो उनका वो किया फेल हो जाता है। और मैं बताऊं, कोई चोर अगर पूरी चोरी नहीं करता है, वो कुछ संभाल के ही चोरी करता है। अगर वो पूरा का पूरा चोरी में भी नाप तोल होता है, पूरी चोरी नहीं, आधी चोरी, पौनी चोरी। शहजाद पूनावाला जी, ये कौन सा मर्ज है, ये कौन सा थर्मामीटर है जिससे पता चलता है कि पूरी चोरी हुई या आधी चोरी हुई या पौनी चोरी हुई? दूसरी चीज, मेरी दूसरी चीज सुनिए, मुझे लगता है इस प्रीमाइसेस मुझे लगता है एक एक करके बात रखेंगे। मैं आ रही हूँ यादव जी, श्याम सुंदर यादव जी, आ रही हूँ। शहजाद पूनावाला जवाब दे रहे हैं आपका, उसके बाद दूसरी बात पर भी आते हैं। पहले शहजाद पूनावाला जी का जवाब सुन ले। हाँ, नाविका जी, मुझे ज्यादा वर्ष नहीं हुए स्कूल छोड़े हुए, तो मेरा एक मित्र था, उसका नाम भी अखिलेश था। वो अपनी मम्मी को जब पेपर आने वाले होते थे ना, तब वो बताता था 400 में से 400 मिल रहे हैं। फिर पेपर शुरू हो जाते थे तो वो बोलता था देखिए 300 तो मिल ही जाएंगे। फिर जब एक दो पेपर खत्म हो गए तो बोलने लगा कि देखो मम्मा 50% तो आ ही जाएगा, पास जस्ट पास तो हो ही जाऊंगा। और फिर जब पेपर खत्म हो जाते थे तब वो शुरू हो जाता था कि देखिए इस बार का एग्जामिनर बड़ा बुरा था, ये जो चेकिंग करने वाले हैं इनको चेकिंग करना आता नहीं। मम्मी अगर मैं फेल हो गया तो मेरा दोष नहीं है, ये चेकिंग करने वालों को चेकिंग करना नहीं आता। ये मेरे एक अखिलेश मित्र थे, स्कूल की बात याद आ गई। बहरहाल देखिए, लोकतंत्र बचाना, अरे मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया, मैं अरे पर मैंने तो केवल अपने बचपन की कहानी बताई। अरे बचपन की कहानी का आप बताते रहिए। अखिलेश के लिए इतना पीड़ा उनको हो रहा है, अच्छी बात है, उससे कोई संबंध नहीं। बचपन का प्यार और बचपन की कहानी दोनों बताने क्या दुख है? अच्छा सुन लीजिए, नाविका जी तय करेंगी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, वो तय करेंगी। अच्छा नाविका जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं क्या? नाविका जी पूरी कर दूं। देखिए, एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो डिबेट अच्छी नहीं रहेगी। नाविका, डिबेट के बीच में इस प्रकार से अगर होगा तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा जी। पर ये आप मॉनिटर नहीं है ना उस क्लास के, आप ना मेरी मम्मी है, ना आप एंकर है, और ना आप क्लास के मॉनिटर है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। पर एक बात अच्छी है कि बीएसपी को अखिलेश के लिए इतनी पीड़ा हो रही है, ये देखकर अच्छा लगा। अब मैं नाविका जी अपने मूल मुद्दे पर आना चाहता हूं। देखिए नाविका जी, ये एसपी का स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एसपी का एसपी है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लोकतंत्र बचाना है, ईवीएम पर निशाना है, क्योंकि बबुआ को हार से बचाना है। देखिए, कल 10 एग्जिट पोल आए, पर सबसे सटीक एग्जैक्ट पोल आज आ गया, और वो एग्जैक्ट पोल आपके चैनल पर प्रसारित हुआ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ये हार की बौखलाहट देखकर ये परिवार तंत्री जो होते हैं, परिवार तंत्र में यकीन रखने वाले, वो लोकतंत्र के संस्थाओं पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। और ये पहली बार नहीं है, जब भी हार नजर आती है तो ईवीएम खराब, ईसी खराब, कोर्ट खराब, और फिर जनता ही खराब है। ये जनता पर भी 11 तारीख को देखना, विदेश जाएंगे तो जनता को भी गाली देना शुरू हो जाएगा इनका। आचार्य जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, ये 20% का एक फॉर्मूला है, और बीजेपी के कई ऐसे लोग हैं, नेता हैं, और बैकरूम में जो कैलकुलेशन करते हैं, उनका ये फॉर्मूला है कि अगर बीएसपी, कांग्रेस और अदर्स मिलकर कम से कम 20% का वोट ना लाएं तो बीजेपी को दिक्कत आ सकती है।
मैं ये पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस की 2 सीटें बता रहे हैं सक्सेना साहब समाजवादी पार्टी के, उधर बीएसपी के 0 बता रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है और सारे के सारे एग्जिट पोल गलत हैं? और ना सिर्फ एग्जिट पोल, थर्मामीटर बता रहा है कि जब ईवीएम में गड़बड़ी नजर आने लगती है तो इसका मतलब हार नजर आ रही है। देखिए नाविका जी, पहली बात तो ये एग्जिट पोल के जो अनुमान है, अगर ये सही बैठते, बीजेपी की सरकार बहुमत से आ रही है, उसमें झगड़ा क्या है? जनता ने जिसको समर्थन दिया उसको स्वीकार, सब सारे दलों को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अब चुनाव हो चुका है, हमको ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि वोट पर प्रभाव पड़ता है हमारे बात करने का। तो अब तो चुनाव हो चुका, सारी किस्मत जो है बंद है। मैं इसमें ईवीएम वाला जो विषय है, एक तो इस पे बात करना चाहता हूँ। हमारे सारे विपक्षी जो दल हैं, ये जितने भी हमारी सारी पार्टियां हैं जो भाजपा के खिलाफ हैं, ये सब बड़े भोले दल हैं, इनके नेता भी बड़े भोले हैं बेचारे। तो ये जब अगर इनको लगता है कि भाई बीजेपी की सरकार है तो विरोध में वोट पड़ना चाहिए, विरोध में वोट पड़ता हुआ दिखता भी है, लेकिन एग्जिट पोल बताते हैं कि साहब हमारी सरकार, इनकी बीजेपी की सरकार फिर बन रही है। तो हम लोग फिर क्या करें? जनता सड़कों पर दिखाई देती है, जनता दुखी दिखाई देती है, जनता आक्रोशित दिखाई देती है, किसान परेशान दिखाई देता है, नौजवान बेहाल दिखाई देता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है। ये सब चीजें हमें चुनाव के प्रचार में देखने को मिली। और वोट भी हमें यही जहां वोट पोल हुआ है, वहां से जहां हम लोगों की सूचना थी, तो ये था कि बीजेपी के खिलाफ वोट पोल हो रहा है। ये अलग बात है कि समाजवादी को ज्यादा हो रहा है, कांग्रेस को कम हो रहा है, बसपा को कम हो रहा है। ज्यादातर यही हम सुनने को हमें मिल रहा था कि जो भाजपा का विरोधी वोट है वो सब सपा को जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये उम्मीद जाग रही थी कि उनकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से सरकार बनेगी। तो उनके बड़ा भारी कुठाराघात उनके छाती पे हो रहा है सबके, भाई कल तक हम सरकार बना रहे थे, आज एग्जिट पोल जो है वो सरकार से। आप ये इसलिए कह रहे हैं आचार्य जी क्योंकि कांग्रेस को धक्का दे दिया इस बार साइकिल से और आपको कहीं ना कहीं चोट लग गई है। लेकिन वहां देखिए समाजवादी पार्टी के नेता जीप लगाकर रखे हैं स्ट्रांग रूम के बाहर और दूरबीन से देख रहे हैं कि कोई ईवीएम चोरी तो नहीं कर रहा, कोई ईवीएम मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं हमारे पास और दूरबीन से देखा जा रहा है कि कोई घुस तो नहीं रहा वहां पर। सक्सेना साहब, कौन उठा के ले जाएगा ईवीएम? और सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही वोट कम होंगे या बाकियों के भी? ये सब नहीं, देखिए ये उत्तर प्रदेश में नाविका जी जो लड़ाई है ये समाजवादी पार्टी से है, ये भाजपा में जो बौखलाहट है। देखिए नाविका जी, मैं एक एक करके सुन रहा था, मैं सारी बात का जवाब देना चाहता हूँ। और जैसे पूनावाला जी की बात से मैं शुरू करता हूँ। पूनावाला जी से मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, कब तक चूना लगाओगे उत्तर प्रदेश में पूनावाला जी? नंबर 1। नंबर 2, आपने सपा के स्टैंडर्ड प्रोसीजर की बात कर ली, परंतु यदि आप एमएसपी डिसाइड कर देते ना किसानों का, तो आज ये बौखलाहट आप में नहीं होती। तीसरा, आपने कहा कि थर्मामीटर की जो बात करी, देखिए नाविका कुमार जी, इस बारे में मैं आपसे भी कहूंगा, ये मीडिया का जो थर्मामीटर था ना, ये तीसरे चरण तक का जो मतदान हुआ, तो उस दिन तक आप ये दिखा रहे थे समाजवादी पार्टी में रेस में बहुत आगे है और बीजेपी कहीं दिख नहीं रही है, परंतु आज आपका ये थर्मामीटर कुछ और बता रहा है। तो ये मैनेज प्रेडिक्शंस जो आप दिखा रहे हैं, ये फर्जी प्रेडिक्शंस हैं। सभी सब मैनेज हो गए, पूरी दुनिया मैनेज हो गई। नहीं, देखिए भाजपा का काम है मैनेज करने का, ये भाजपा जो है इस तरीके के मैनेजमेंट में माहिर है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जब आपने प्रेडिक्शन दिखाया नाविका कुमार जी, मीडिया दिखा रहा था कि समाजवादी पार्टी रेस में कहीं आगे है, तो आपका जो पहले प्रेडिक्शन था, जो ओपिनियन था, वो अब कैसे बदल गया? आप अपने वायदे और अपने दावे पे, क्योंकि सक्सेना साहब ऐसा है कि ये जो ओपिनियन पोल हैं और ये जो एग्जिट पोल हैं, ये हम नहीं करते, हम तो सिर्फ कवर करते हैं जाके जमीन पे किसको दिख रहा। और भीड़ अच्छी मिल रही थी, अखिलेश यादव को रिस्पांस अच्छा मिल रहा था, हम वो कह रहे थे। लेकिन पोलस्टर अपना काम करते हैं, एक एक आदमी से लेते हैं वोट करके जो बाहर आते हैं। पहले 3-4 फेजेस में शायद अखिलेश यादव को बढ़त मिल रही थी या रिस्पांस अच्छा मिल रहा था।
कैसे ये कैलकुलेट करते हैं इसका मैं साइंटिफिक रीजन नहीं जानती, लेकिन सब एक ही दिशा बता रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं आपको बता देता हूं, पूनावाला जी जवाब दे रहे हैं, पूनावाला जी आपको जवाब दे रहे हैं। नाविका जी देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को मुझे व्यक्तिगत रूप से और मेरी पार्टी को गाली देने का पूरा अधिकार है, परंतु जातिगत टिप्पणी उन लोगों पर करना जो चूना लगाने का भी काम करते हैं, और चूना लगाना कोई कम दर्जे का प्रोफेशन नहीं है। देखिए, हमारे देश के गरीब तबके के लोग जो चूना का काम करते हैं, वो कोई ऐसी जातिगत टिप्पणी करना समाजवादी पार्टी का चरित्र बन चुका है। जाति पर आधारित राजनीति करना ये समाजवादियों का, देखिए, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। अब नाविका जी एक एक करके बात रखते हैं। नाविका जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। नाविका जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। बार बार मुझे मेरे बीच में बोला जा रहा है और आप रोक नहीं रही है। भाई साहब, नाविका जी, जब आप मुझे अधिकृत करेंगी बोलने के लिए तब मैं बोलूंगा। मैं तो सोच रही थी कि चुनाव हो गया, सबने ईवीएम बटन में जो कहना था कह दिया, और अब कम से कम लड़ाई नहीं होगी, बातचीत होगी। लेकिन टोकिए मत सक्सेना साहब। पूनावाला जी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपको समय दूंगी। पूनावाला जी, हाँ, पूरा मौका है। और ये देखिए, यहाँ पे तो ये सारी जुड़वा बहनें बैठी है एक साथ, बसपा, सपा, कांग्रेस, ये सारी बहनें बैठी हैं, तो ये एक ही तो लाइन बोल रही है। मैं अकेला बैठा हूं तो तीनों बहनें बोल रही है, अलग अलग बोल रही है। अब मुझे अपनी बात रख देने दीजिए, उसके बाद बोले। इस एको को थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। देखिए, मूलतः क्या फर्क पड़ा है नाविका जी, मैं आपको बताऊं। नाविका कुमार जी, एक एमवाई क्या हुआ करता था। नाविका, मुझे प्लीज अपनी बात रखने दीजिए। अरे बहन में कोई दिक्कत है क्या? बहन बोलने में कोई दिक्कत है क्या? चलिए, आपकी पार्टियों को मैंने बहनें बोला है, कोई दिक्कत है क्या? बहन सिर्फ मैं हूं यहाँ पर, क्या दिक्कत और है? आज बहनों का दिन है, कोई बात नहीं, बहन याद आ गई, कोई बात नहीं, चलिए, इतना दिल पर मत लीजिए। मैं बात रख देता हूं। आज बहनों माताओं का, बेटियों का दिन है, कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। ये महिला विरोधी भी है। हाँ, ये देखिए, ये मूलतः महिला विरोधी सोच है कि बहनें शब्द भी नहीं सहन कर सकते। देखिए, अब मुझे अपनी बात रखने दीजिए। नाविका जी, एमवाई एक समय पर एक जाति और एक धर्म का कॉम्बिनेशन हुआ करता था। बहनों के साथ आज एमवाई, नाविका, एक मिनट, नाविका, एक तो मैं अकेला, अगर आप बीच बीच में बोलते रहेंगे तो ये बात समाप्त ही नहीं होगी। आचार्य जी बोलना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीएसपी से, वो भी बोलेंगे। अतुल सक्सेना जी, थोड़ा सा आप इंतजार कर लें, इतना आक्रोश में मत आए। अच्छा नाविका जी, नहीं, देखिए, ऐसा है, किसी को लग रहा है दूरबीन के साथ खड़े हो जाने से वोट बढ़ जाएंगे, और किसी को लग रहा है आज के पैनल में चीख कर बोलने से वोट बढ़ जाएंगे। भाई, दूरबीन लेकर खड़े हो जाइए। अब मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। 3 वर्सेस 1 है, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। देखिए नाविका, एमवाई फैक्टर एक समय पर, ठीक है, अमित शाह जी को, अब अमित शाह का फोबिया आपके मन से निकाल दीजिए। एमवाई फैक्टर मुस्लिम यादव फैक्टर हुआ करता था, पर आज एमवाई के बारे में लोग क्या कह रहे हैं? एमवाई के बारे में लोग कह रहे हैं, इनकी नई परिभाषा है महिला प्लस युवा, महिला प्लस युवा। मैंने तो सोचा आप कहेंगे मोदी और योगी फैक्टर। आपने महिला और युवा बना दिया, एक बार तो पूरी महिला और युवा बना दिया। मैं महिलाओं का वोट परसेंटेज दिखाना चाहती हूँ, और महिलाओं का वोट परसेंट अगर मैं दिखाऊं तो बीजेपी को एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा मिला है, लेकिन कांग्रेस ने भी महिलाओं का वोट परसेंटेज एवरेज से थोड़ा ज्यादा किया है। 16.4% महिलाओं का वोट मिला है कांग्रेस पार्टी को। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, सवाल इस वक्त यह है कि प्रियंका गांधी जी ने जो महिलाओं का एक कार्ड खेला था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो कुछ हद तक सफल हुआ है, क्योंकि एवरेज जो वोट मिल रहा है कांग्रेस को, महिलाओं का वोट ज्यादा मिल रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी से ज्यादा नहीं सीख सकती? क्योंकि वो कम से कम लड़ती तो हैं, नई एक सोच भी लेकर आती हैं कि किस तरह से चुनाव लड़ना है।
देखिए नाविका जी, जहां तक प्रियंका गांधी जी का सवाल है, उन्होंने महिलाओं के लिए ईमानदारी से काम करने की कोशिश की। उन्होंने घोषणाएं भी की, उन्होंने बच्चियों के लिए भी घोषणाएं की, उन्होंने 40% टिकट महिलाओं को दिए, उन्होंने घोषणा की थी और उसको पूरा किया। तो प्रियंका गांधी जी की नीयत साफ है। अब सवाल उठता है कि अगर महिलाओं ने थोड़ा बहुत कांग्रेस को वोट दिया है तो हम इसका धन्यवाद अदा करते हैं, ये एक नई शुरुआत है। आज थोड़ा दिया, कल ज्यादा भी देंगे। सवाल इस बात का है कि ईवीएम पर सवाल उठ रहा है। अब मैं सारे पॉलिटिकल पार्टी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ईवीएम खराब है तो जब चुनाव आयोग चुनाव घोषित करता है तो सबसे पहले वहां जाकर के कहना चाहिए कि साहब हम ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब वोट हो गया, कैंपेन हो गई, बीजेपी ने सपा को गाली दी, कांग्रेस को गाली दी, कांग्रेस ने इनको करी, अब कैंपेन हो गया, अब वोट पड़ चुके हैं। अब ईवीएम का सवाल उठाना, मुझे लगता है ये बहुत ही बेहूदी बात है, ये वाहियात बात है। और जहां तक ईवीएम की रखवाली करने का सवाल है, ये बहुत ही एक मजाक है, इस 21वीं सदी में मजाक है। ईवीएम की रखवाली करो। बहुत सही कहा आपने कि वाहियात बात है कि पहले आप लड़ लें और लास्ट में जब आपको एग्जिट पोल में नंबर ना मिले तो आप कहें कि ईवीएम में प्रॉब्लम है। यही सवाल पूछ रहे हैं और हमारे दो लोग, शहजाद जी आपके पास भी आ रही हूं और आपके पास भी आ रही हूं मैं, बीएसपी के जो हमारे यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नीरज गोस्वामी दिल्ली से और शिशिर घाटपांडे भोपाल से। ये पब्लिक के सवाल है, आइए सुनते हैं इन्होंने क्या सवाल पूछा और किससे पूछा। मेरा नाम नीरज गोस्वामी है और मेरा अखिलेश यादव से सीधा यह सवाल है कि जैसा कि एग्जिट पोल बोल रहा है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से आ रही है, योगी जी दोबारा आ रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव का MY फैक्टर फेल हो गया है? कृपया मेरे पहनावे को देखकर मुझे भाजपाई न समझें। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। और अब मैं आता हूं सवाल पर। यदि एग्जिट पोल्स पूरी तरह से नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो क्या कांग्रेसी ये मानेंगे कि पंजाब में ये श्री राहुल गांधी जी और उत्तर प्रदेश में ये श्रीमती प्रियंका गांधी जी की करारी हार है? तो पहले तो बता दीजिए सक्सेना साहब, समाजवादी पार्टी के लिए सवाल ये है कि अगर एग्जिट पोल के रिजल्ट सही होते हैं तो आपका जो ये MY फॉर्मूला है ये फ्लॉप हो गया। नाविका कुमार जी, मैं पिछले लगभग साल भर से ज्यादा समय से लगातार ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी किसी MY फैक्टर पे काम नहीं करती। समाजवादी पार्टी हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए सड़कों पर निकली है, जाति धर्म देख के नहीं निकली है। जो ये सब काम जो है भाजपा करती। हमने जो है A to Z से तक के लोगों को लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने का काम उत्तर प्रदेश की सड़कों में कराया। और चूंकि अब ये कहना गलत होगा क्योंकि ईवीएम में हमारे वोट जो है बंद हो चुके हैं, तो इस पे मैं ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहता कि हमने वो कौन सी, चाहे वो कोरोना काल की बात करें, किसानों की बात करें, वो एक अलग विषय हो जाता है। रहा सवाल अभी आचार्य जी का, मेरे को हमेशा एक अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़े लीडर हैं, परंतु मेरे को आज उनकी एक बात समझ में नहीं है। आचार्य जी ने जो कहा कि 21वीं सदी में ईवीएम की रखवाली करना, ऐसा लगता है मजाक है। आचार्य जी, मुझे आप बताइए, हम अपनी तिजोरी की रखवाली करते हैं कि नहीं करते हैं? यदि आप तिजोरी को खुला छोड़ देंगे तो उसकी चोरी होगी कि नहीं है? और ये भाजपा वाले तो बड़े चोर हैं, बड़े ठग हैं। ये चूना लगाते हैं, पूनावाला जी बैठे हैं, ये बहुत चूना लगाने में माहिर हैं। तो अतुल सक्सेना जी, आपने बहुत भारी इल्जाम लगाया है, शहजाद पूनावाला जी जवाब देंगे, रिस्पॉन्ड। देखिए कम से कम आरोप लगाने के लिए कुछ तर्क और इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। ये कहते हैं हम चोरी करते हैं, तो हम ऐसी कैसी चोरी कर देते हैं? जरा बताइए कि दिल्ली में हम चोरी नहीं करते, वहां पे देखिए नाविका जी, मुझे लगता है सक्सेना साहब, मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा। हर बार शहजाद जी बोलते हैं, पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा। ये तरीका नहीं है। आप जारी रखिए। शहजाद पूनावाला, आपके पास 45 सेकंड है, आपके पास 45 सेकंड है, आप बोले। मैं सक्सेना साहब का फेडर डाउन कर रही हूँ। शहजाद पूनावाला जी, 45 सेकंड में आप अपनी बात रखें। देखिए कम से कम हार में तो कम से कम विनम्रता नाम की कोई चीज जो है वो आत्मसार होनी चाहिए।
जिस प्रकार का वर्ताव ये कर रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि चाहे दूरबीन क्या कुछ भी लेकर खड़े हो जाए, ये कभी दूरदृष्टि नहीं आ पाएगी इनके पास। अब देखिए, मैं अपनी बात रख देता हूं त्वरित। नाविका जी, मूलतः ये कैसा तर्क है कि अगर हम ये इस प्रकार से कुछ कर भी रहे थे, और ये हम पर इल्जाम नहीं है, ये लोकतांत्रिक संस्थाओं पर इल्जाम है कि वो होने दे रहे, जैसे इन्होंने पुलवामा का इल्जाम आर्मी पर डाला था, सुरक्षा बलों पर डाला था। क्या दिल्ली में चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं थे? पंजाब में चुनाव महत्वपूर्ण नहीं थे? राजस्थान में महत्वपूर्ण नहीं थे क्या? तो वहां पर चुनाव होने दिया और वहां पर जीतने दिया किसी को, और यहां पर हम ईवीएम की चोरी करवा रहे और इलेक्शन कमीशन होने दे रहा है। तो ये इस प्रकार से चयनात्मक कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, कंडीशनल कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी नहीं हो सकता। पर ये परिवार तंत्र में जो विश्वास रखते हैं, इनकी दुख की बात यही है। बिल्कुल, आपके 45 सेकंड खत्म हुए। मैं जाती हूँ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के पास। और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, एक सवाल पब्लिक ने आपसे पूछा था कि अगर पंजाब और यूपी के पोल सही हैं तो फिर क्या ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हार है? क्योंकि दोनों राज्यों में, एक तो कांग्रेस का राज्य है पंजाब, वहां आपकी सरकार हट रही है, और दूसरा उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी कोई खास असर नहीं दिखा सकी। देखिए नाविका जी, पहली बात तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पंजाब में भी हमारी सरकार बहुमत के नजदीक जा रही है। उत्तराखंड में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, गोवा में कांग्रेस की जीत होगी। उत्तर प्रदेश में जो बात हुई है वो आप अभी जो ये बहस रही, मैं दोनों बातें साफ कर देना चाहता हूँ। पहली बात, मैं ईवीएम का दोष नहीं ठहराता। यदि होगी तो जीत होगी, तो ईवीएम पे सवाल मैं नहीं उठाना चाहता। और मैंने जो कहा 21वीं सदी की बात सक्सेना जी को बुरी लग गई, वो बड़े होनहार नेता हैं, लेकिन मैंने दो बातों का आधार मान करके ये बात की। पहली बात, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, टेक्नोक्रेट है, इंजीनियर हैं, उनकी पार्टी को ये बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर ईवीएम चोरी का डर है तो फिर इस पे है, क्योंकि वो चुनाव आयोग के निर्देश के पर वो तमाम के तमाम ईवीएम की रखवाली तो पैरामिलिट्री फोर्सेस कर रही हैं। तो ये कुछ समझ में नहीं आता। सक्सेना जी, इस पर पुनर्विचार करिएगा। जीत हो या हार, ये तो स्वीकार करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और आज सुप्रीम कोर्ट में फिर ये मुद्दा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस वक्त इस बात पर कोई बात नहीं होगी कि वीवीपैट कैसे काउंट हो। ये हर बार जो चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम पर, वीवीपैट पर जो प्रश्न चिन्ह लगता है, क्या ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का अंदर का भय है? क्या ये एग्जिट पोल, जिन्हें ये बार बार नकारते हैं और कहते हैं ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, क्या ये भी इन्हें डरा जाता है? क्यों खुद पर भरोसा नहीं होता? क्यों हर चीज पर सवाल होता है कि ईवीएम खराब है, मैनिपुलेटेड है, या दूरबीन लगा के देख लो, कोई चोरी ना कर ले, कोई उसको प्रोग्राम ना कर दे? सवाल इस वक्त यह है कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार था, और इसमें संवैधानिक तौर पर जो भी हुआ, ये इलेक्शन कमीशन एक बड़ी इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा हुआ। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी ये मांग कि चुनाव की गिनती से एक दिन पहले कोई चेंज हो सकता है। लेकिन फिर भी ये ईवीएम से डर क्यों लगता है राजनीतिक दलों को? और हर बार बीजेपी जीते तो ईवीएम में खराबी, बीजेपी हारे तो ईवीएम सही। ये कौन सा इरादा है राजनीतिक दलों का, ये पूछना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, क्या मोदी योगी MY फैक्टर उत्तर प्रदेश में, MY यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर जो अखिलेश यादव था, उस पे भारी पड़ा है? ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन इस वक्त मैं अपने मेहमानों से लेती हूं इजाजत, क्योंकि दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं पंजाब के एग्जिट पोल में क्या हुआ। और पंजाब के एग्जिट पोल के नतीजों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। पंजाब में कांग्रेस की हार सिर्फ एक चुनावी हार भर नहीं होगी, बल्कि ये देश भर में कांग्रेस के सिकुड़ते हुए जनाधार का एक और उदाहरण होगा। 2017 में भी पंजाब में आम आदमी पार्टी उभरी थी, लेकिन अब की बार क्या उलटफेर होने की संभावना है?
इससे मैं आपको समझाना चाहती हूं। पंजाब में एग्जिट पोल जैसे ही नतीजे आए तो कांग्रेस को कैसे झटका लगेगा, इसे समझ लेते हैं। अगर आप देखें तो पिछली बार कांग्रेस पार्टी को 38.5% वोटिंग परसेंटेज मिली थी। इस बार आम आदमी पार्टी को लगभग उससे थोड़ी सी ज्यादा यानी कि 40.5% वोट पड़ रहे हैं। पिछली बार आम आदमी पार्टी 23.7 पर अटक गई थी, इस बार कांग्रेस नीचे आ गई है। और ये अगर आप देखें तो जहां जहां कांग्रेस नजर आ रही थी वहां आम आदमी पार्टी अब उसका एक ऑल्टरनेटिव बन रही है। और यही ऑल्टरनेटिव जो कांग्रेस को हटाकर आम आदमी पार्टी बन रही है, यही है इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा। क्योंकि आने वाले सालों में, खास करके 2024 में क्या होगा, हर विश्लेषण इसी पर आकर रुक जाता है। पंजाब में एग्जिट पोल जैसे ही नतीजे आए तो कांग्रेस को कैसे झटका लगेगा यह हम आपको बता चुके हैं, लेकिन 27 मार्च से फिर शुरू होंगी। हम आपको ये बताना चाहते हैं इस वक्त के हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा, और उनके साथ हैं जो सेफोलॉजिस्ट हैं यानी कि गणित करते हैं वोटों का और ये सारे सर्वे करते हैं, यशवंत देशमुख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सवाल पब्लिक का पर। और संजय सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, सेलिब्रेशन शुरू हो गई है बिल्कुल नतीजे आने से पहले। क्या पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत से? क्योंकि अब भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि कोई फेर बदल हुआ होगा। कोई कहता है कि अकाली दल साइलेंट वोट ले गया, कांग्रेस पार्टी कहती है नहीं हमारा दलित फैक्टर काम कर गया। आप क्या कहते हैं? देखिए नाविका जी, जिस प्रकार से 5 साल तक हमारे विधायकों ने काम किया, जिस प्रकार से पंजाब की लीडरशिप ने, कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, और पिछले कुछ महीनों में अरविंद केजरीवाल की गारंटी या कह लें कि पिछले 1 साल तक जो लगातार अभियान पंजाब में चलता रहा, लोगों को एक भरोसा दिलाया आम आदमी पार्टी ने कि हम एक ऐसी सरकार पंजाब में बनाने जा रहे हैं जो रोजगार देगी, जो शिक्षा देगी, जो नशा मुक्त पंजाब देगी, जो माताओं बहनों को 1,000 रुपए प्रतिमाह देगी, बिजली फ्री देगी। इन मुद्दों पर हम लोगों को कन्विंस करने में कामयाब रहे। और मुझे लगता है कि चुनाव के नतीजे तो 10 तारीख को आएंगे, लेकिन ऐसा वातावरण और विश्वास पहले ही पंजाब के अंदर बन चुका है कि आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से पंजाब का चुनाव जीत रही है। यशवंत देशमुख, आप सहमत है कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मेजॉरिटी नहीं आएगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है लेकिन शायद मेजॉरिटी से थोड़ा सा पीछे रह जाए, आपके नंबर क्या कहते हैं? देखिए, इतना तो तय है नाविका कि वो पोल पोजीशन पे है, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रहे हैं। पिछली बार 5 साल पहले हमारा ही एग्जिट पोल गलत हो गया था जब हमने बोला था इनकी मेजॉरिटी आ रही है, इसलिए हम दूध के जले हैं तो छाछ भी फूंक के पिएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक बार हुआ बार बार वही गलती दोबारा रिपीट भी होगी। आंकड़ों में भी पिछली बार आंकड़ों की थोड़ी सी गलती इसलिए भी हुई थी क्योंकि आम आदमी पार्टी का वहां पहला चुनाव था और उसकी कोई इलेक्टोरल हिस्ट्री नहीं थी नाविका। और जैसा कि आप जानती हैं कि वोटों को सीटों में कन्वर्ट करने में एक जिस पार्टी की इलेक्टोरल हिस्ट्री होती है उसी के ऊपर आंकड़ों का कैलकुलेशन किया जाता है, तो इसलिए वो एक जरूर था। लेकिन इस बार तो ट्रैकर में भी करीब करीब 1 साल से हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी एक पोल पोजीशन में है, लीडिंग सिचुएशन में है। बल्कि उल्टा था कि जब 1 साल पहले हमने बोला था तो कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। सारे लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि आपने पिछली बार भी ये बोला था, इस बार भी आप दोबारा वही शुरू हो गए हैं और फिर आप गलत होंगे। लेकिन चुनाव अंत तक आते आते और एग्जिट पोल आते आते अब हम देख रहे हैं कि सभी के आंकड़े एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो जब सारे आंकड़े एक दिशा में जा रहे हो नाविका, तो उसका केवल एक मतलब होता है कि कहीं ना कहीं सारे लोग उसी फाइंडिंग को पा रहे हैं जिस ओर हमारा ट्रैकर इशारा 1 साल से कर रहा था। और सीटों का जो आकलन है वो अलग अलग हो सकता है नाविका, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि सेम वोट शेयर के ऊपर आप भी जानती हैं कि अलग अलग सिफोलॉजिस्ट या अलग अलग जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग सीट प्रोजेक्शन दे सकते हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से लेकर के 2/3 मेजॉरिटी तक वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इतना तय है
कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर पंजाब दूसरी ऐसा राज्य है जहां पे वो पोल पोजीशन लेने जा रही है। आंकड़ों के हिसाब से मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो स्पष्ट बहुमत पाए, हो सकता है कि अगर कुछ कम पड़े तो उनको किसी का सहारा भी लेना पड़े। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगा नाविका, क्योंकि हम इस बात को समझें कि कांग्रेस, भाजपा और सीपीएम के अलावा आज तक देश में कोई और पार्टी, और मैं जनता दल की बात नहीं कर रहा हूं उस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जनता दल का जो एक्सपेरिमेंट था नाविका, वो भानुमति का पुनबा जोड़ा था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, क्योंकि वो सारी अलग अलग पार्टियां थी जो जनता दल के नीचे आ गई थी। तो जनता दल को आप पूरे छोड़ दीजिए, अभी तक कोई और चौथी पार्टी नहीं है जिसने एक से ज्यादा राज्यों में अपनी सरकार बनाई। तो मैं यही सवाल संजय सिंह से पूछना चाहती हूं। संजय सिंह जी, इससे बड़ा सवाल जो उठता है, लोगों का कहना यह है कि क्या आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल पर कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस करने अब निकल चुकी है? क्योंकि कांग्रेस अगर पंजाब से हटती है तो सिर्फ 2 राज्यों में उनकी मुख्यमंत्री रह जाते हैं, राजस्थान जहां अगले साल चुनाव हैं और छत्तीसगढ़ वो भी चुनाव अगले साल हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब में भी अपनी सरकार बनाएगी तो इक्वल टू कांग्रेस पार्टी हो जाएगी। क्या आप समझ रहे हैं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी का जो ये मार्च है ये एक नेशनल ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर रहा है? देखिए नाविका जी, जो सबसे बड़ी बात है, ये बात हम सब लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि दिल्ली मॉडल को, यानी कि अरविंद केजरीवाल का जो शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का जो मॉडल है, उस दिल्ली मॉडल को पूरे देश में एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसको मान्यता मिल रही है, स्वीकार्यता मिल रही है, लोग आम आदमी पार्टी के तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और इसी के कारण आप देखिए कि पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के फुटप्रिंट्स हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। पंजाब में सरकार बनने के बाद बहुत तेजी से एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उभरेगी। गोवा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में भी सकारात्मक परिणाम आएंगे, क्योंकि वहां भी हम लोग पहली बार विधानसभा के चुनाव में, गोवा में जरूर दूसरी बार उतर रहे थे, लेकिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में पहली बार चुनाव में हम लोग उतरे हैं। तो इससे बहुत बल मिलेगा पंजाब की जीत से। पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार होगा और एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उभरेगी। तो मैं पूछना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या कारण रहा? 403 सीटों पर आप लड़े, लेकिन कोई खास प्रोजेक्शन नहीं नजर आ रहा आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में। लेकिन नेशनल ऑल्टरनेटिव बनने के लिए क्या सिर्फ पंजाब और दिल्ली काफी रहेंगे? देखिए, मैं ये नहीं कहता, मैं तो ये कह रहा हूं कि जनता आपको राष्ट्रीय विकल्प बनाएगी, क्योंकि आज कांग्रेस को लेके जबरदस्त निराशा है लोगों में। कांग्रेस पार्टी को लोग विकल्प के तौर पे देख नहीं रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है वो अपने में आपस में लड़ने में ज्यादा व्यस्त है। कांग्रेस को जहां लोग सीटें जिताते भी हैं तो वो टूट टूट के बीजेपी में चले जाते हैं, बिक जाते हैं। तो इन तमाम कारणों से कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है, और इसलिए आम आदमी पार्टी को अब आप देखिएगा कि हिंदी राज्यों में भी और दूसरे पूरे देश के अंदर एक विकल्प के तौर पे लोग स्वीकार करेंगे आम आदमी पार्टी की नीतियों को, केजरीवाल जी के मॉडल को। जो दिल्ली में हमने काम किया है उसको प्रेज करने वाले पूरे देश में, मैं तो कह रहा हूं दुनिया भर में इसकी तारीफ हो रही है। पूरे देश में लोग अब इसको एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। लोग चाहते हैं अपने क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा हो। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगी, क्योंकि इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं वाराणसी से। वाराणसी में इस वक्त समाजवादी पार्टी के लोग धरने पे आ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ईवीएम में कुछ हो गया। तो मैं पूछना चाहती हूं, ये देखिए किस तरह की डिप्लॉयमेंट है वहां। और वाराणसी में इस वक्त जो नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के बाहर कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है कुछ। और ये वाराणसी के हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। संजय सिंह जी, ये जो तस्वीरें हैं, ये अगर विपक्ष की कोई भी पार्टी हारती है या एग्जिट पोल में ही अभी तो दिखा रहे हैं कि पीछे हैं, तो क्या सीधा ईवीएम पर सवालिया निशान लग जाता है क्या? और ये क्या फेयर है? देखिए, ऐसा नहीं है। दिल्ली में भी आपको याद होगा कि जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ था, तो ईवीएम की गड़बड़ी को लेके या ईवीएम जो 4 से 5 घंटे पहले जो ईवीएम को चेक किया गया था, तो उसमें 2 से 3 घंटे पहले ही
जिस तरीके से ले जाया जा रहा था, जहां पे उसको रखा जाना चाहिए था वहां नहीं रख के और रास्ते में उसको उतारा गया था, तो उस पर हम लोगों ने भी सवाल खड़ा किया था। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई पार्टी हार रही हो तभी वो इस पे सवाल उठाए। चुनाव में ईवीएम की मशीनें कहाँ रखी जा रही हैं, कहाँ ले जाई जा रही हैं, कहाँ ठीक से उसमें काउंटिंग हो रही है नहीं हो रही है, ये तो देखना सभी राजनीतिक दलों का काम है। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी का भी काम है कि बीजेपी भी इस बात को देखे कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ी और हेरा फेरी ना होने पाए। तो मुझे मालूम नहीं बनारस की घटना क्या है और किस कारण से लोग वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो एक एक पहलू पर लोग और राजनीतिक पार्टियां नजर रखती हैं, वो अपनी तैयारी करती हैं। आपने कई पोल किए हैं, पर जब इस तरह से प्रोटेस्ट होते हैं, इस तरह से बाहर आके प्रदर्शन होते हैं, तो ये क्या दर्शाता है? ये असली एग्जिट पोल है। ये कहना चाहूंगा। मेरा मानना यह है कि नहीं, ईवीएम पे किसी भी तरीके का सवाली निशान लगाना ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण होता है, क्योंकि देखिए इस देश में पिछले 7 सालों में आधे से ज्यादा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है। इस देश में बहुत बड़ी तादाद में विपक्ष की सरकारें हैं। एक मिनट के लिए रोकूंगी यशवंत जी, हमारे सहयोगी वाराणसी से जुड़ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कारण है, ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। आशुतोष जी, ये बहुत संख्या में प्रदर्शनकारी आ गए समाजवादी पार्टी से, ये किस बात पर प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या इनको लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है ईवीएम के साथ? क्या मुद्दा क्या है? दरअसल नाविका जी, आज दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास ईवीएम से लदी हुई 3 गाड़ियां जो थी वो स्ट्रांग जो जहां पे ईवीएम सारे रखे गए हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर जो ईवीएम रखे गए थे उनको ट्रेनिंग के लिए लाया जा रहा था, जैसा कि जिला प्रशासन का कहना था। इस बीच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस जो गाड़ी है, जो तीनों पिकअप वन है, उसको रोक लिया और उनका ये आरोप था कि ये ईवीएम में गड़बड़ी करने के उद्देश्य से इसको लाया जा रहा था। इसके बाद पूरा हंगामा शुरू हो गया और देखते ही देखते जो पूरा परिसर है पहड़िया मंडी, जहां पर इस तरह सारे ईवीएम्स रखे गए थे, वहां पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा हो गया है। और वो वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था का घेरा है वो मुस्तैद कर दिया गया है। और यहाँ पर अब जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है, क्या उनका क्या आरोप है। हमारे साथ क्या मुद्दा क्या है आप लोग का, क्यों आप लोग हंगामा कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे ईवीएम पकड़ी गई है, ईवीएम पकड़ी गई है, उसके बारे में सभी दलों के लोग यहाँ आए हैं, प्रत्याशी आए हैं। सवाल ये है कि गाइडलाइन के अनुसार जब मॉक पोल टेस्टिंग कराई जाती है, यहाँ के पर्यवेक्षक ने कहा कि जितनी मशीनें टेस्ट हुई हैं 24 घंटे में हम इसको आपके प्रत्याशी को मेल करेंगे। आज तक मेल नहीं हुई। आज जो मशीनें पकड़ी गई उसके पहले हमारे प्रत्याशी कैंट विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर राज मिश्र जी, पूर्व सांसद, ट्रेनिंग यहाँ पे हम आए कल, परसों जो काउंटिंग हो रही है, तो उसमें कहा गया, सारी चीज बताई गई। पर्यवेक्षक ने ये नहीं बताया कि अभी हमें कर्मचारियों की ट्रेनिंग करानी है। क्यों नहीं बताया? मॉक पोल की मेल नहीं आई, आज ट्रेनिंग हो रही तो नहीं बताई। और स्ट्रांग रूम जहां छूने को मना है, सवाल यह है कि यहाँ पे दीवार कच्ची है, उसको तोड़ के निकाला गया। आरोप है हमारे साथियों का। क्या किया गया? ये गाइडलाइन। लेकिन डीएम ये कह रहे हैं कि डीएम छोड़िए, मैं चुनाव आयोग से बात कर रहा हूँ। हुई डीएम? डीएम इज एजेंट ऑफ आवर पार्लियामेंट। लेकिन डीएम ये कह रहे हैं जो ईवीएम्स है उसकी आप चेकिंग कर सकते हैं, जो पोल वाली ईवीएम्स है या फिर जो दूसरी ईवीएम। हियर इज रिस्पांसिबल ओनली वन, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव आयुक्त जिम्मेदार है, और चुनाव आयुक्त के तहत मॉक पोल की मेल क्यों नहीं मिली? ये जो चीजें जा रही थी आज तक, अभी डीएम ने स्वीकार किया, सारे लोग कि कहा कि मुझे मालूम ही नहीं कि किन मशीनों का आपने प्रयोग किया। यानी जो बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट 8वें विधानसभा में जो यूज की गई, डीएम करा मुझे मालूम नहीं, जबकि उसको 24 घंटे में प्रत्याशी के पास जानी चाहिए। और दूसरी बात, जो ट्रेनिंग होनी थी, ट्रेनिंग की भी मशीनों की अलग से बैलेट और कंट्रोल यूनिट थी, डीएम दोनों चीज से निविक है। इसलिए चुनाव आयुक्त हस्तक्षेप करे और जिलाधिकारी को और पर्यवेक्षक को अगर चाहते हैं कि निष्पक्ष काउंटिंग हो तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई। और जिस डीवाईएसपी ने कहा कि हम गोली चलाएंगे, हम गोली खाने को तैयार, उसको हटाएं पहले।
अखिलेश यादव भी लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 6:30 बजे उन्होंने पीसी भी की थी, लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या आप लोग इस तरह की पहले से शंका थी या इसमें पूरा मामला क्या है, क्या लगता है? देखिए, जब बनारस की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर दिया, तभी से इस तरीके की बात आने लगी। मैं शहर उत्तरी और शहर दक्षिणी में हमारे पार्टी के लोग लगातार ये कह रहे थे कि पोल धीरे हो रहा है, शिकायत किया जा रहा था। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय से ट्वीट किया जा रहा था, लेकिन जिन बूथों पर शिकायत किया गया उन बूथों पे चुनाव वाराणसी के निर्वाचन कार्यालय द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। पहली बात। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये पूरा प्रांगण, जब ये काउंटिंग एजेंट मतगणना का केंद्र है, ये डीएम के सुपरविजन में है, मतलब डीएम के अंडर में है। डीएम जिलाधिकारी निर्वाचन है, इस समय निर्वाचन अधिकारी हैं। जब मैंने जिलाधिकारी महोदय से यहाँ कहा कि कौन सा अफसर है जिसकी वजह से ये हुआ है, उन्होंने कहा मैं पता लगाऊंगा। जब मैंने उनसे ये कहा कि कोई भी अगर आपका सबॉर्डिनेट कर रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार आप हैं, उन्होंने कहा हाँ, ये मैं मानता हूँ। तो जब आप मानते हैं तो मैं चुनाव आयोग से आशुतोष जी अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सबको वहां दिक्कतें नजर आ रही है, ईवीएम में गड़बड़ी की बात है। ये 24 घंटे बाद क्यों मुद्दा उठकर आ रहा है? कल 6 बजे रात को पोलिंग खत्म हुई थी शाम को, और आज 12:30-1 बजे के बाद से ये मुद्दा, और अब रात को जाकर यहाँ प्रदर्शन। इसका कारण क्या है? ये बड़ा सवाल है। क्या इस वक्त, जिस तरह यशवंत देशमुख ने अभी कुछ ही समय पहले कहा, ये असली एग्जिट पोल है, यानी कि जब राजनीतिक दलों को अपनी हार नजर आने लगती है, क्या ये मामला है? इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है, हस्तक्षेप मांगा है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता, मंत्री हैं सेंटर में, अनुराग ठाकुर ने, उन्होंने क्या कहा? अभी उनकी साउंड बाइट आने वाली है। हमारे को खबर आ रही है कि बीजेपी ने इस पर जवाब दिया है कि हार नजर आ रही है इस वक्त समाजवादी पार्टी को पूरे एग्जिट पोल के नतीजों के बाद, और इसी चक्कर में कांग्रेस और दोनों। संजय सिंह जी, ये अगर पंजाब में भी ऐसा हुआ तो क्या आम आदमी पार्टी कहेगी कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ है? नहीं, मैं फिर आपसे वही बात कह रहा हूं कि इसको इतना चीजों को हल्का बनाना ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ नियम बताए ना कि भाई ईवीएम की रखवाली के लिए, ईवीएम को रखने के लिए एक नियम है, एक तरीका है, कुछ आपके मापदंड तय है। अगर उसका आप पालन नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज तो इस पे सवाल खड़ा करेंगी ना। मैं तो कह रहा हूं जो जीत रहे हैं वो हार रहे हैं, ये तो काउंटिंग के बाद पता चलेगा। अभी सिर्फ इस बात से कोई किसी को हारा हुआ मान लेना या किसी को जीता हुआ मान लेना कि ईवीएम में कहीं कोई धांधलीबाजी या गड़बड़ी किसी को दिख रही है, उस पर वो बोलेगा नहीं, मैं समझता हूं ठीक नहीं। अगर कहीं किसी को ईवीएम की रखवाली में, कहीं उसके रख रखाव में गड़बड़ी दिख रही है तो लोगों को सवाल उठाना चाहिए, उनको सवाल पूछना चाहिए। इसमें कौन सी गलत बात? यशवंत देशमुख जी, आपके पास आने से पहले सुन लेते हैं अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अखिलेश और उनकी पार्टी पर क्या कहा इस ईवीएम के प्रदर्शन के खिलाफ। अखिलेश जी चुनाव के दौरान भी समझ गए थे कि लोग समाजवादी पार्टी की ओर गंभीर नहीं थे, क्योंकि पहली सूची उनकी जारी हुई थी तो उसमें जेल और बेल वाले ज्यादा थे, उम्मीदवार कम, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा थे। मैंने तब भी आरोप लगाया था, उसके बाद उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। एक के बाद दूसरी घटना घटी, वहां पर पुराना चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा ही समाजवादी पार्टी का नजर आया। और चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है, और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन, इस पर इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, ये बात कितनी आगे बढ़ती है, हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। इस वक्त लेती हूं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद आ रहे हैं
आपके अपने प्रोफेसर साहब सुशांत सिन्हा लेकर न्यूज की पाठशाला। जाइएगा मत। नमस्कार। Powered by MediBuddy. Unlimited doctor consultations with MediBuddy Gold. 8 PM Premium Black Music CDs. Powered by MDH असली मसाले। बढ़िया है, शुद्ध है। MDH असली मसाले, सच सच। MDH। ओ पापा जी, 4 रोटी 2 कोल्ड ड्रिंक। और दाल सब्जी है? नहीं बस। रोटी क्या कोल्ड ड्रिंक में डुबो के खाएंगे? दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। मखना MDH के नए मसाले उन्हें पेट पर टापा बंद करवाएगा। असली मसाले सच MDH। Always been on 8 menu. शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बाल बच गए। सिर्फ यही नहीं, इनके परिवार की कमाई भी। अगर इनको कुछ हो जाता तो इनके परिवार का खर्चा कैसे चलता? PolicyBazaar.com पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू होता है। आज ही खरीदो PolicyBazaar.com। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च। असली मसाले सच MDH। PaisaBazaar.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ PaisaBazaar.com पर। क्या एक रात में पूरी जिंदगी जी सकते हैं? ट्राई करते हैं। हर पल जी ले तू अभी, हर लम्हा है जिंदगी। तो कैसी रही जिंदगी? Every moment was magic. Make every moment a magic moment. चीनी, अपने 3 विशेस बताओ। I had it and I didn't even know it. Just like Pay, Amazon से। क्या? तेरे पास Amazon है ना, तो उसी में है Pay, उसी से तू कोई भी बिल भर सकती है। और पे लेटर ऑप्शन से बिल 1 महीने बाद भी भर सकती हो। Pay later on Amazon. You have it, you just didn't know it. Pay Amazon से। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। Like magic? बढ़िया। मसाले सच MDH।